नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जन कक्षा 9 की। इसकी कक्षा 9 की हम बात करेंगे आज। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा कक्षा 9 की हम बात करेंगे। ये राजस्थान का जो है देख है कक्षा 6 से 12 तक ये राजस्थान अध्ययन की पुस्तक हमारी आरबीएससी की आप मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन इसको कर सकते हैं। तो इस परीक्षा से आप जो है एक बुक से आपको हूबहू प्रश्न देते हैं। और अभी से एग्जाम हुआ था जिसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है इस पुस्तक से आए थे। डेली हम इसका रिवीजन करते हैं रीट एग्जाम के लिए और पशु। आज इसकी कक्षा 9 के अंदर हमारी क्लास नंबर 1 होगी, क्योंकि कक्षा 9 थोड़ी सी बड़ी है। वन लाइनर क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है, इसमें हम पार्टों में अध्ययन करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाएंगे और वन लाइनर को लेकर आते हैं। चाहे आप आर एस प्री की तैयारी करें हो, सेकंड ग्रेड की अभी एग्ज़ाम है आपका दिसंबर के अंदर, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है आपका। बात करें आगामी जो भी भर्ती हैं उनके लिए, तो आप अच्छे तरीके से इनका अध्ययन करें, मेरे साथ डेली रिवाइज करें। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास वीडियो के नया देरी करते हुए हम वीडियो का रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 9 की। मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया? यानी हम मराठों की बात करें, मई 1711 की बात है। प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से सबसे पहले मेवाड़ रियासत के से धन, याद रख लें। अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसी गद्दी से हटा दिया था। ये दलेल सिंह बात क्या कर रहा है कि अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक थे बुद्ध सिंह। कौन थे? बुद्ध सिंह ने मराठा की सहायताओं से इसे गद्दी से हटवा दिया था। दलेल सिंह थे ये, तो मराठों के साथ मिल गए थे बुद्ध सिंह। इस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था, बूंदी को लेकर। तो बूंदी को लेकर राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेश मुक्त कर वसूला था? तो ये पेशवा बाजीराव ने पेशवा बाजीराव के द्वारा वसूला गया था। ठीक है, याद रख लेना, दो कर है ये। आपसे पूछा जाए कि चौथ और सरदेशमुख क्या है? चौथ व सरदेशमुख ये एक प्रकार की क्या है? कर है। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से क्या है ये? एक प्रकार के कर वसूले जाते थे। तो ऑप्शन में आपको फसलें भी दी जाएगी, अन्य कुछ भी टॉपिक दिए जाए। तो ये चौथ और सरदेशमुख याद रखना है। तो मराठों के शुरुआती दौर में चौथ और हम बात करें सरदेशमुख कर वसूला था, तो पेशवा बाजीराव के द्वारा। मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजित, रायपुर, चित्तारण, परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया गया? 1742। ये चौथ कर प्रारंभ कर दिया मराठों ने। जैसे ही मारवाड़ में प्रवेश किया, वहां पे सोजत, रायपुर, चित्तारण और परगना में चौथ वसूल प्रारंभ कर दिया। मराठों का आतंक फैलने। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? जो असफल। अब मराठा आने लगे राजस्थान के अंदर और मराठों को निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए स्पेशल हमारे जो रियासती थे हुरडा सम्मेलन किया। अब ये हुरडा सम्मेलन पूछा जाता है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ? हुरडा सम्मेलन कब हुआ? हुरडा सम्मेलन कब हुआ, ये डेट पूछी पूछी जाती है हुबहू एग्जाम में। तो 17 जुलाई 1734। ठीक है, 17 जुलाई 1734। आपसे पूछा जाए क्यों, तो मराठों को हमारे प्रदेश से बाहर निकालने के लिए ये एक हुरडा सम्मेलन की बैठक हुई जो असफल। जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ, यह पूछा जाता है। 1787 के अंदर तुंगा का युद्ध हुआ। तुंगा का युद्ध आपसे पूछा जाए, तुंगा का युद्ध कब हुआ? तुंगा का युद्ध, तुंगा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले तो बात करें किनके बीच में? जयपुर व मराठा के बीच। जयपुर जयपुर प्लस मराठा के बीच में, और 1787 के अंदर। याद रख लेना, तुंगा का युद्ध जयपुर व मराठों के बीच में 1787 में हुआ। देखिए, चार्ल्स मैटकॉप के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी? तो सर्वप्रथम करौली ने। किसने? करौली ने जो है चार्ल्स मैटकॉप के साथ राजस्थान की रियासत ने सर्वप्रथम 1818 का ये प्रश्न आता है, तो
1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। आपसे पूछा जाए कि 1818 के पहले जो राजस्थान की संधि 1818 के बाद में संधि करने वाला था सिरोही, याद रखना। सबसे अंतिम में इसने क्या किया, जो है अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। ये प्रश्न पूछा जाता है 1823। देखिए 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक कौन थे, यानी जो रियासतें थी राजस्थान की उसमें शासक थे। देखिए सबसे पहले हम बात करें, कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह। कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह, ये याद रख लेना है। जोधपुर रियासत के थे तख्त सिंह और भरतपुर के जसवंत। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि निम्न में से 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के राज प्रमुख कौन थे, तो याद रख लेना राम सिंह, जोधपुर, तख्त और भरतपुर की जसवंत। फिर 1857 क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक, फिर देखिए जयपुर के राम सिंह द्वितीय। वहीं बात करें कोटा रियासत के राम सिंह थे, और जयपुर की हम बात करें राम सिंह द्वितीय। धौलपुर के थे भगवंत सिंह, बीकानेर के थे सरदार सिंह। याद रख लेना सरदार सिंह बीकानेर के, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बीकानेर रियासत के 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक थे सरदार सिंह। फिर देखिए आगे करौली रियासत के मदनपाल और बूंदी के राम सिंह। अब राम सिंह तीन हो गए। देखो पहले हम बात करें कोटा की, कोटा के हैं एक राम सिंह, ठीक है। एक आगे फिर जयपुर के, जयपुर के आगे राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकंड। और फिर आगे बूंदी के, बूंदी के राम सिंह साहित्यक, ये है राम सिंह। ये याद रखना है, कोटा जयपुर और बूंदी के तो राम सिंह। फिर अलवर रियासत के हैं विन्य सिंह या बन्ने सिंह। ये भी पूछा गया है कि अलवर रियासत के 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे, विन्य सिंह। बाकी आपने पढ़ रखा है, अब हम बस रिवाइज कर रहे हैं। जैसलमेर रियासत की बात करें तो रणजीत सिंह, याद रख लेना रणजीत सिंह। हल्लावाड़ के थे पृथ्वी सिंह, और प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह। ये थोड़ी सी डिटेल आपको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करनी है कि 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासत के शासक कौन कौन थे, जो एग्जाम में पूछा जाए। फिर देखिए डूंगरपुर रियासत की बात करें उदय सिंह थे, सिरोही के थे शिव सिंह, और बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह। याद रख लेना लक्ष्मण सिंह थे बांसवाड़ा के, ठीक है। इन्हें जो है गद्दी से हटा दिया गया था, कम उम्र बता दी गई थी कि ये गद्दी के लिए लायक नहीं, इसलिए ये बांसवाड़ा के जा सकते। कल हमने कक्षा 8 में पढ़ा बेसिक, अब यहाँ पे पूरा आ गया। अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था खिराज। ये पूछा जाने वाला है, ये खिराज क्या है, याद कर लेना खिराज है एक, तो ये कर है। और ये अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधि के तहत राजस्थान की रियासतों से 1818 की संधियां कर ली। अब अंग्रेजों के हाथ में आ गया सब कुछ, ने कर स्टार्ट कर दिया खिराज। अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियाणी को अधिकार मुक्त करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी, तो जयपुर। याद रख लेना अंग्रेजों के कप्तान थे कौन है, ब्लैक की हत्या किस रियासत में, तो जयपुर रियासत का की गई थी। फिर 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में देखिए कि कौन कौन से जो रियासत थी वहां पे कौन कौन से जो अंग्रेज आए थे, वहां पे कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट बने थे। कोटा रियासत के थे मेजर बर्टन, जिनकी गर्दन भी उड़ा दी गई थी, ठीक है। और जोधपुर की बात करें, जोधपुर रियासत के मैकमोहन पूछा जाता है। भरतपुर के थे मॉरिसस। तीनों मैप पर नाम है और तीनों के तीनों याद रखने हैं। कोटा की बात करें मेजर बर्टन थे, और जोधपुर रियासत की बात करें मैकमोहन, और भरतपुर रियासत के थे मॉरिसन। ये सारे याद रखने, और ये तीनों तो बहुत बार परीक्षा में पूछे गए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में देखिए। सिरोही रियासत के जेडी हॉल, याद कर लेना। उदयपुर रियासत के सावर्स, और जयपुर के ईडन, ये पूछा जाता है अभी। जयपुर का कैप्टन कौन था, अंग्रेज ईडन था वहां का, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियों में शामिल है। देखिए सबसे पहले हम बात करें नसीराबाद छावनी, एक है नीमच छावनी, देवली है, ब्यावर है, एरनपुरा और खेड़वाड़ा। ये 6 छावनियां थी। कितनी, 6 छावनियां थी। और शुरुआत जो होती है 1857 की क्रांति, वो होती है, शुरुआत की हम बात करें तो 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को नसीराबाद से जो है क्रांति का आगाज होता है। ये पूछा जाए तो यहाँ से शुरुआत होती है। और
ये नसीराबाद छावनी है अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है, ये पूछा जाता है। फिर नीमच जो है, फिर देवली है, टोंक के अंदर है, ब्यावर है, फिर एरनपुरा पाली के अंदर और खेरवाड़ा। ये 6 छावनियां हैं। फिर 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री का संबंध किस छावनी से है? ये नसीराबाद से है। इस नसीराबाद छावनी के अंदर कौन सी टुकड़ी रहती थी? 15वीं रहती थी एक तो, और एक रहती थी 30वीं बंगाल इन्फेक्ट्री की सेना रहती थी। ठीक है। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में देखिए क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करें, अंग्रेज अधिकारी फोर्टिस वुड व न्यूबरी की हत्या हुई यहाँ पे। एक तो बात करें 28 मई को इसकी शुरुआत होती है नसीराबाद अजमेर से, लेकिन हम बात करें यहाँ पे एक अजमेर क्रेस अधिकारी था, कौन सा? फोर्टिस वुड, एक न्यूबरी की यहाँ पे हत्या हो गई इस क्रांति के अंदर। लेफ्टिनेंट लोक व कैप्टन हार्डी घायल हो गए यहाँ पे, और अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में सन ली और यहाँ से भाग गए। ठीक है, क्रांति हुई, क्रांति के अंदर एक स्कॉटिशवुड और न्यूबरी, ये दोनों क्या, ये तो मारे गए। लेकिन हम बात करें जो लेफ्टिनेंट लोक, एक तो लोक और एक हार्डी, ये क्या हो गए, वहां पे घायल हो गए और यहाँ से भाग के ये कहाँ पे गए? ब्यावर के अंदर भाग। नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई? 3 जून 1857 को। नीमच में कब हुई? 3 जून को, याद रख लेना। नीमच की छावनी में क्रांति का शुरुआत हुआ था 3 जून। अब 3 जून बाकी 1857 है। एरनपुरा छावनी में क्रांति 21 अगस्त को। एरनपुरा के अंदर बात करें, एरनपुरा के अंदर जो हुआ था वो हुआ था 21 अगस्त को। ठीक है, आगाज। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के बारे में देखिए। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को, याद रख लेना है। फिर हम बात करें चेलावास व काले गोरों का युद्ध हुआ था, ये याद रख लेना, 18 सितंबर 1857 को, 10 दिन बाद में ये चेलावास का युद्ध हुआ था। दोनों में अंतर है 10 दिन का। तो बिथोड़ा का जो मैदान है वो पाली जिले में है। ये बिथोड़ा स्थान कहाँ पे है? पाली में है। सबसे पहले तो आपको डेट याद रखनी है, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध होता है और ये बिथोड़ा स्थान है पाली के अंदर। जोधपुर महाराज तख्त सिंह ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। ठीक है, तो जोधपुर के महाराज, हमने रियासत काल में बात की, जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। फिर हम बात करें सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशल राज जान बचाकर भाग। ठीक है, ये अनार सिंह दोनों नाम आते हैं, तो ये जोधपुर से संबंधित था। ठीक है, याद रख लेना, बिथोड़ा के युद्ध में कौन मारा गया था? अनार सिंह मारा गया था, जो कि जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशल राज दो और अनार सिंह को भेजा था नेतृत्व कर। लेकिन यहाँ से अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशल घायल होकर यहाँ से। 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई? तो ये चेलावास काले गोरों का युद्ध इसे कहा जाता है। पूछा जाता है कि चेलावास का युद्ध कब हुआ? पहले तो याद रखना आपको बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, दोनों पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में, अच्छे तरीके से देखना है। 18 सितंबर को, अगर याद ना हो तो इसमें क्या है, 10 दिन का अंतर है, देख लो। 10 हम प्लस करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। 8 से 18 दिसंबर। फिर 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध के बाद क्या परिणाम निकले? हम बात करें, होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1857 को आहुआ पर आक्रमण किया गया। चेलावास के युद्ध के बाद में कुशाल सिंह आहुआ के किस किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया, जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी। कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना था। अब देख लो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, टेलर आयोग किसके लिए बना था? कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बनाया गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने पर जागीरदार थे? ये सलूम्बर के। कहाँ के? सलूम्बर के रावत केसरी सिंह जो थे ठिकानेदार थे, जागीरदार थे। जयदयाल, रतनलाल, मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। यानी कोटा के अंदर क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर को। वहां पे थे जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खान। इनका संबंध कहां से है यह पूछा जाता है, कोटा। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांतिकारियों के परिणाम थे।
कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, जिसे 9 शर्तें थी। अब देखो, 15 अक्टूबर 1857 को तो कोटा में क्रांति हुई, और क्रांति के बाद में कोटा के हमने शासक पढ़ा राम सिंह था। राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। ठीक है, कि कोटा को अंग्रेजों ने जो है हस्ताक्षर भेजा कि इस पर साइन कर दो और हमारे साथ संधि कर लो। और उसमें क्या शर्तें थी? 9 शर्तें लिखी हुई थी। मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई गई। अब भाई ये बात सुनकर इन्होंने, आतंक तो मचना था, आतंक किया। और मेजर बर्टन, यहाँ के हमने देखा था अंग्रेज अधिकारी, पॉलिटिकल एजेंट था कोटा के अंदर मेजर बर्टन, और उसके पुत्र की हत्या कर दी। और बर्टन का जो गर्दन है वो काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था। 22 मार्च 1858 को मेजर रोबोट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे, करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से। अब करौली के शासक थे मदन पाल, इन्होंने सहयोग किया था। ये देखो किसका किया था? ये मेजर रोबोट्स नसीराबाद से सेना लेकर जो जा रहा था। कुछ रियासतें थी सहयोग कर रही थी। जयदयाल और मेहराब खां को पकड़कर फांसी दे दी गई। फिर क्या किया? तो जयदयाल थे और मेहराब खां थे, कोटा क्रांति के अंदर क्रांतिकारी, उनको पकड़कर वहां पे फांसी दे दी गई थी। मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति से सहयोग किया था? भरतपुर से। तो मेवात और जो क्षेत्र है वो भरतपुर में है। तो गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति का सहयोग किया? भरतपुर में। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से है? जयपुर रियासत से। याद करना है कि 1857 की क्रांति के समय एक थे नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध जयपुर से था। जो थे नवाब विलायत खां और था मियां उस्मान और सादुल्ला खां। क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? आलम खां ने किया। ये प्रश्न मोस्ट बन जाता है और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। आरपीएससी तो आएगी यहाँ से कैसे भी, चाहे आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड आरएस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से प्रश्न उठेगा कि क्रांति के समय टोंक में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आलम खां ने किया। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? रणजीत सिंह ने। अब रणजीत सिंह कौन थे? जैसलमेर के शासक। ये अपने थे, देख लेते हैं थोड़ा। रणजीत सिंह देखो, राम सिंह आ गए, रणजीत सिंह जैसलमेर रियासत की। ये रो, देखो यहाँ पे रणजीत सिंह किसके थे? जैसलमेर के। सही था अपना। तो ये भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो रणजीत सिंह ने। ठीक है। अच्छो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़बान को बांको, किलो रे बांको, गोरा हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से है? ये बांकी व्यास की एक कहावत है। अच्छो गोरा हट जा, राज भरतपुर को गोरा हट जा, भरतपुर गढ़बान को बांको, किलो रे बांको, गोरा हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से है? बांकीदास। बांकीदास के बारे में देखिए। बांकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से बांकीदास किसके शासनकाल में रहते थे? तो मानसिंह के। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास की रचना है। ये मोस्ट कर लेना, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये बांकीदास की प्रमुख रचना है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ये भी याद रख लेना, नागरिक प्रचारणी सभा से। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, जो ये रीट के अंदर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रीट के अंदर जो है स्पेशल मेंस के अंदर ये टॉपिक जोड़े गए हैं। राजस्थानी साहित्य, ये थोड़ा सा याद कर लेना रीट के साथियों। साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में देखिए। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 और मृत्यु 1868 में हुई। देखिए, सूर्यमल मिश्रण की बात करें, इनका जन्म हुआ था 1815 में और 1868 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। 19 अक्टूबर 1990 को 200 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। कितने पैसे का? इन पर 200 पैसे का डाक टिकट, याद रख लेना।
मिश्रण बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। अब ये पहले तो कहाँ के थे, बूंदी के निवासी थे और यहाँ के राजा थे राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये भी थोड़ा सा याद रखना है सूर्यमल मिश्रण जी की। जन्म 1815 के अंदर, मृत्यु 1868 के अंदर। 19 अक्टूबर 1990 को इन पर 200 पीस डाक टिकट जारी किया हुआ है और ये बूंदी के राजा थे राम सिंह के दरबारी कवि थे। वीर सतसई में 1857 की क्रांति का वर्णन है, यह किसकी रचना है? ये सूर्यमल मिश्र। वीर सतसई रचना किसकी है जिसमें 1857 की क्रांति का उल्लेख भी मिलता है? वो है सूर्यमल मिश्र। अहुआ युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे कवि गिरद गिरवरदार गिरवरदान। अहुआ युद्ध में कविता लिखने वाले साहित्यकार। सीकर जिले के डूंगजी व जवाहर जी चाचा भतीजा थे, उनमें डूंगजी के बारे में देखो। पहले हम बात करेंगे डूंगजी। सबसे पहले तो बात करेंगे ये डूंगजी जवाहर जी का संबंध कहाँ से है? सीकर जिले से, ये पूछा जाता है और ये देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं सीकर के अंदर। डूंगर जी शेखावती जो ब्रिगेड थे उसके रिसालदार थे डूंगर जी। डूंगर जी को उसके साले बेरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया। डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया था। डूंगर जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी बातें डूंगर जी के बारे में। सबसे पहले तो ये जो शेखावटी ब्रिगेड थी वहां पे रिसालदार लगे हुए थे। फिर उसके बाद में उन्होंने वहां पे काम छोड़ दिया और इधर उधर जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में फिरने लगे। फिर उसके बाद में डूंगर जी को उनके साले बेरू सिंह के द्वारा पकड़वा दिया गया सेना को। डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया, ये याद कर लेना, पक्का पूछा जाता है आगरा दुर्ग में। डूंगर जी का निधन हुआ था जोधपुर दुर्ग में, तो ये थोड़े से पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर है गढ़ सीसर बीकानेर के पास। जब डूंगर डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी भागकर कहाँ चले गए? ये खेर खट्टा गांव चले गए थे। बात आ रही है गढ़ सीसर झील है बीकानेर के अंदर। जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो वहां जवाहर जी भागकर कहाँ चले गए? खेर खट्टा स्थान पर। 1804 में जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से है? ये सीकर जिले से है। कहाँ से है? सीकर जिले से है लोठू जी निठारवाल। निठारवाल पालू नाई साखू लुहार करना भील के साथ मिलकर लोठू जी निठारवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़वाया था? डूंगर जी को छुड़वाया था। अब डूंगर जी को कहां से छुड़वाया? तीन थे इसमें, पालू नाई साखू लोहार करना भील के साथ मिलकर लोठू जी निठारवाल के द्वारा किसको छुड़वाया गया? डूंगर जी को, जिनका संबंध सीकर जिले से। 1857 की क्रांति के समय प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद बाठिया का संबंध किस जिले से है? अमरचंद बाठिया बीकानेर जिले से है। याद रखने ना, इन्हें कहा जाता है राजस्थान क्रांति का भामाशाह के रूप में। और 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे मंगल पांडे, इनका संबंध है बीकानेर जिले से। अमरचंद बाठिया का जन्म 1793 को हुआ, जबकि उन्हें 1858 को फांसी कहाँ दी गई? ग्वालियर के अंदर। कहाँ पे? अब जन्म याद रखना 1793 को, और उन्हें 1858 को फांसी दे दी गई ग्वालियर के अंदर। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? ये गुठावली गांव के अंदर विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था, गुठावली गांव के अंदर। इस प्रकार के प्रश्न आपको रेट के अंदर भी मिल सकते हैं देखने को, आरएस के अंदर भी पूछा जा सकते हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा जा सकता है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा है कि विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? गुठावली के अंदर। वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। याद रखना ना, एक तो वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक के द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया? द्वितीय चरण का नेतृत्व वह विजय सिंह पथिक का किया गया। और बिजोलिया किसान आंदोलन याद रखना भीलवाड़ा से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध कहाँ से है? भीलवाड़ा से है। तो दूसरा इसका चरण था, ठीक है, 3 चरणों में हुआ था ये, और दूसरा चरण था विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहां से किया गया? ये वर्धा महाराष्ट्र से किया गया था। कहां से? वर्धा महाराष्ट्र से किया गया था विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का जो प्रकाशन। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से? यह भूप सिंह। भूप सिंह कौन था? विजय सिंह पथिक। भूप सिंह कौन था? विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का संबंध है। तो याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आगे देखिए भी, राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। देखिए बात क्या हो रही है कि राजस्थान और जयपुर में जो क्रांतिकारी का गतिविधियां फैलाने का श्रेय वो किसे जाता है? अर्जुन लाल सेठी जी को जाता है। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की? 1905 के अंदर। कब की? 1905 के अंदर अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय छात्रावास पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ने खोला, जिसे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र, मोती चंद व विष्णु दत्त जुड़े हुए थे। तो ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर में एक जैन वर्धमान जो है विद्यालय बनाया और छात्रावास बनाया, पुस्तकालय बनाया, जहां पे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। वो कौन कौन से थे? एक तो जोरावर सिंह थे, प्रताप सिंह बारठ थे, मानिक चंद्र थे, मोती चंद थे और विष्णु दत्त। ये सारे अर्जुन लाल सेठी के शिष्य थे। इस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से है तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये हूबहू बुक में दिया हुआ है, याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि स्त्री मुक्ति पुस्तक जो है किसकी है? अर्जुन लाल सेठी से संबंधित। केसरी सिंह बहारट, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है अभी, के बारे में कथन बताइए। इनका जन्म 1872 में देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था, याद रखना है ना। केसरी सिंह बहारट का जन्म होता है 1872 में देवपुरा गांव शाहपुरा के अंदर। देखिए ये चीजें एक बार पढ़ने में आपको याद नहीं होगी, आपको बार बार रिवाइज करना होगा। ये बुक ले आइए, आप अच्छे तरीके से इसका रिवाइज कीजिए। अभी हम इसकी बुक की एमसीक्यू निकाल रहे हैं, आपको लिए और भी आसान हो जाएगा। हम एमसीक्यू बुक भी निकाल रहे हैं इसकी, अभी आ जाएगी कुछ 1 महीने के बाद में, 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में तैयार हो रही है। जैसे तैयार होगी आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। नाना क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। और ये बुक जो भी विद्यार्थी तैयारी करे उसके पास ये बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास ये कितने पेज की है? ये 62 पेज अगर आपको याद हो गए तो राजस्थान जीके आपका 80% राजस्थान जीके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो बाहर भी नहीं जाएगा, और आते ही आते हैं। आपको पता है अगर 50% आते हैं जीके के तो 30% बुकों से 30-20 ऐसे डालते हैं ताकि बच्चों को बाहर निकालना पड़े। इनके कर्म भूमि कोटा थी, इनकी जो कर्म भूमि थी वो कोटा थी। इनकी मृत्यु 1941 को हो गई। हम बात करें, इनका जन्म हुआ था शाहपुरा के अंदर, जन्म तो इनका शाहपुरा के अंदर हुआ। और इनकी जो कर्म भूमि थी, जो रहते थे ये कर्म भूमि थी, वो थी अपने ये कोटा। कौन सी? कोटा केसरी सिंह बार्ट की। 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी र चुंगटिया लिखकर करजन दरबार जाने से रोका। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। ये थोड़े से पॉइंट आपको याद रखना है। इनका जन्म 1873 को देवपुरा गांव शाहपुरा के अंदर हुआ। देवपुरा स्थान है, गांव शाहपुरा में हुआ। इनकी कर्मभूमि कोटा थी। इनकी मृत्यु 1941 को हुई। जन्म 1873 में और मृत्यु 1841 के अंदर केसरी सिंह बारट की। फिर हम बात करें 1903 में मेवाड़ के महाराणा थे उस टाइम फतेह सिंह को उन्होंने चेतावनी रा चुंगटिया, अब ये पूछी जाती है कि चेतावनी रा चुंगटिया किसके द्वारा रचित है? केसरी सिंह बारट की है। और ये करजन दरबार में जाने से इनको रोका था, फतेह सिंह को लिखकर भेजा था। और उसके बाद में 1910 में केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, दामाता ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण देने के लिए भेजा था? मास्टर अमीर चंद के पास इन्हें भेजा था। इसके लिए कि आप आगे प्रशिक्षित हो, क्रांति के लिए तैयार हो, क्या कैसे क्रांति करने, कैसे की जाती है और कैसे बोलना है, ये पूरा इनको प्रशिक्षण मास्टर अमीर चंद जी के द्वारा दिया गया। वो केसरी सिंह बारट द्वारा भेजे गए थे। अब केसरी सिंह बारट के बारे में ये पूछा जाता है, देखो केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट इनके भाई थे, भाई याद रख लेना, भाई थे जोरावर सिंह, जोरावर, ठीक है। तो और उसके बाद में इनके पुत्र थे, वो थे प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट। ये थोड़ा सा आपको याद रखने के होते रहते हैं, बारहट, ये भी बारट थे। लेकिन जोरावर सिंह जो चले जाते हैं और लगभग 45-50-60 वर्ष तक गायब रहते हैं। उसके बाद ये अपना नाम वहाँ पे जो रहते हैं तो वहाँ पे अपना नाम रख लेते हैं, अमरदास बैरागी के नाम से रहते, ठीक है, अमरदास बैरागी के नाम से रहते हैं।
ठीक है, आगे देखिए। तो ये थोड़ा याद रखना। केसरी सिंह भारत ने अश्व घोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था? तो खुद चरित्र। भारत में एकमात्र केसरी सिंह भारत कैसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवारों को स्वतंत्र युद्ध में झोंक दिया था? या वह किस क्रांतिकारी ने कहा? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस जी कहते हैं कि केसरी सिंह भारत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार को पूरी पूरे परिवार को अपने क्रांतिकारी के लिए डाल दिया था। ठीक है। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रुठी रानी, जसवंत चरित्र, राजसिंह चरित्र, कुसुमाजली नामक ग्रंथ किसके हैं? तो केसरी सिंह बारट के द्वारा ये रचित सारे के सारे ग्रंथ है जो आपको याद रख लेना है। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारीलाल की हत्याकांड में केसर सिंह बारट को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई? हजारीबाग जेल में। याद रख लेना। अब केसरी सिंह बारट को कहां पे रखा गया था? हजारीबाग जेल के अंदर। ये पूछा, हजारीबाग जेल के अंदर। ठीक है। केसर, तो याद कर लेना, केसर। केसर कहां पे मिलती है? हजारीबाग जेल में। फिर याद करना पड़ेगा क्योंकि 2-3 जेल आएगी, हम कंफ्यूज होंगे। तो केसर कहां पे? हजारीबाग जेल के अंदर। केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 में कहां पे हुआ? शाहपुरा के अंदर। इनका भी जन्म कहां पे हुआ? प्रताप सिंह बारट का शाहपुरा के अंदर हुआ। कहां पे? शाहपुरा के अंदर हुआ था। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, कम दिखाई देगा वो। अब देखो, प्रताप सिंह बारट के बारे में देखिए भी। क्रांतिकारी मास्टर मीरचंद तथा अर्जुन लाल सेठी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा। ये याद रख लेना। एक तो प्रताप सिंह बारट के बारे क्रांतिकारी मास्टर मीरचंद के पास भेजा था केसरी सिंह बारट जी ने। उसके बाद में अर्जुन लाल सेठी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण भी लिया था। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल। अब देखो प्रताप सिंह, केसरी सिंह बारट, केसर मैंने बताया था। केसर कहाँ पे? हजारीबाग जेल के अंदर। कहाँ पे? हजारीबाग जेल के अंदर। ये पूछा जाता है, सीधा प्रश्न आता है। फिर हम बात करेंगे प्रताप प्रताप सिंह बारट की हम बात करेंगे तो इन्हें बरेली जेल के अंदर भेजा गया था। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो केसर कहाँ पे मिलेगी? हजारीबाग जेल में। और प्रताप का जो साहस मिलेगा आपको बरेली जेल के अंदर मिलेगा। ठीक है। फिर 1918 में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे प्रताप सिंह बारट। 22 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए 1918 के अंदर। फिर देखिए, बहुत ही अच्छा कथन और बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, बहुत अच्छा आकर्षण है। मेरी माँ रोती है तो रोने दो। क्या कहता है प्रताप सिंह बारट? जब बरेली जेल के अंदर इन्हें यातना दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है कि तेरे और कौन कौन से दोस्त है उसके बारे में मुझे बता दे, कि जो आपने ये कांड किया है उस कांड के पीछे कौन कौन व्यक्ति है ये मुझे थोड़ा बता दे तू। तो इन्होंने कहा, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि मेरी माँ, ये कहते हैं कि मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमीट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड से किस कहा? ये प्रताप सिंह ने। और ये क्लीवलैंड देखता ही रह गया कि इस प्रकार का साहस मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। बाकी आगे कथन हो आएगा। प्रताप सिंह के तरह देखो, इन्होंने कहा कि मैंने पूरा भेद खोल दिया तो जितने भी मेरे साथी हैं वो सारे पकड़े जाएंगे, और एक मेरी माँ रोती है तो रोने दो, लेकिन अगर मैंने भेद खोल दिया तो हजारों सैकड़ों हजार माताएं हैं वो सभी रोएगी। तो इसलिए अपना भेद नहीं खोला और इन्होंने यातनाएं झेल ली। तो इस प्रकार का साहस जो है अब देखने को मिलता है। आजकल तो भेद, मैं कहता हूँ, हम बोलते नहीं उससे पहले आगे बात पहुंच जाती है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझकर इन चीज़ों को बोलना चाहिए कि किस चीज़ को कहाँ पे बोलना है, किसको कहाँ पे नहीं बोलना है, किसका फ़ायदा हो सकता है, किसका नुकसान हो सकता है। देखिए, एक ज़ुबान कुछ भी करवा सकती है। आपने सुना, हो सकता है अगले वाले की बात सही है, गलत है, उस पर गौर करो, पहले कन्फर्म करो कि बात सही है या गलत है, उसके बाद में आप आगे बात करो। ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। ठीक है? ये बहुत ही अच्छा है। आगे देखिए भी, आगे फिर बात करते हैं। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। कि 8 यहाँ पे 63% थे, चलो गायब हो गए। तो ये थे नानाभाई खाट। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन क्रांतिकारी जाने जाते हैं? दुर्गा प्रसाद चौधरी। कौन है? दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर व जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया था? अभी दैनिक नवज्योति का। किसने? दुर्गा प्रसाद चौधरी। ये सारे बारीक बारीक प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जरूरी नहीं है आप नोट्स बनाते हो तो आप सीधा लिख लीजिए दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी लिखा, उसके आगे आपने लिखा है दैनिक नवजीवन। देखिए, नोट्स, शॉर्ट नोट्स का यही होता है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा लाइन लिखें आप। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब आपको इसमें ये भी नोट्स बना सकते हो, पूरा नोट्स आप अच्छे तरीके से बना सकते हो। सीकर के जमुना लाल बजाज के पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। 1956 में पद्म विभूषण मिला इनको। तो जमुना लाल बजाज जी, उनकी पत्नी का नाम था जानकी देवी बजाज, उन्हें 1956 में पद्म भूषण मिला हुआ है। आगे देखिए भी, 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? अंजना देवी चौधरी का। 15 अक्टूबर 1912 को खांचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ? तो रत्ना शास्त्री का। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था तथा 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादू राम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था, तो वो थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। आगे देखिए भी, 1906 में बिजोलिया ठिकाने में तलवार बंधाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने लगाया था, याद कर लेना। 1906 में तलवार बंधाई कर पृथ्वी सिंह ने 1906 में बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। 1897 में लाग बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? गिरधरपुरा गांव में। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में हुआ था। पहले चरण हुआ था 1897 से लेकर 1915 तक, साधु सीताराम दास द्वारा किया गया था। दूसरा चरण हुआ था 1915 से 1923 विजय सिंह पथिक के द्वारा। तृतीय चरण हुआ था 1927 से 1941 तक माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा किया गया था। ये बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा से संबंधित है। तो 3 चरणों में हुआ। पहला चरण साधु सीताराम दास जी के द्वारा, दूसरा विजय सिंह पथिक और तीसरा माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। 1996 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया। यह उत्तराधिकारी कर था। ये क्या था? एक उत्तराधिकारी कर देना पड़ता था। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपए चंवरी कर लगाया था। यह था, तो ये पुत्री के विवाह पर 5 रुपए का चंवरी कर लगाया जाता था। बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेनूराम ने। अब ये बरड़ जो है ये पूछा जाता है बहुत बार। क्या पूछा जाता है? बहुत बार जो है बरड़ जो पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है कौन सा? बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का नैनूराम शर्मा ने। तो ये बरड़ जो है किसान आंदोलन, आपसे पूछा जाए बरड़ किसान आंदोलन का संबंध किस? बरड़ किसान आंदोलन ये पूछा जाता है। ये है बूंदी जिले से। कहां से है? बूंदी से। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन से है। ठीक है, तो ये इतने हमारे प्रश्न थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग कक्षा 9 का जो है क्लास नंबर 1 है ये मेरी। क्या है? क्लास नंबर 1 है। इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे आगे क्लास नंबर 2। ठीक है, पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से इसका रिवाइज कर सकें। पूरी क्लास करवा दूंगा, लेकिन एक ज़्यादा लंबी क्लास कोई काम की नहीं है। छोटी क्लास लगाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। और साथ ही मेरे साथ डेली जुड़े रहिए। राजस्थान जीके आपका यहाँ से 100% तैयार हो जाएगा अच्छी तरीके। यानी इसमें से अगर प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न बाहर नहीं लगभग आते ही आते हैं। आपको पता है
कि आरबीएससी की बुक में से अगर नहीं उठाएंगे तो वो कहाँ से उठाएंगे? उनको पता है अगर हमें ऑथेंटिक डाटा चकना है तो यहाँ से उठाना जाएगा, उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चे रिट लगाएंगे तो हम आपको बता सकते हैं भी एनसीईआरटी में दिया हो। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आरपीएससी जो भी तैयारी करें आरपीएससी एग्जाम के लिए और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप अच्छे तरीके से मेरे साथ रिवाइज कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट के